अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं और इसका डेरिवेशन हम किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास मुख्तलिफ अजसाम मोशन में होते हैं तो वो एक ख़ास फासला कवर करता है, तय करता है। उसका एक स्पेसिफिक यानी ख़ास एक्सेलरेशन भी होता है और वो एक ख़ास स्पीड के साथ जाता है। तो हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक ख़ास वक्त में कितना फासला कवर करता है, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है और इसका स्पीड कितना होता है। तो ये सब कुछ मालूम करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं और फिर इसके डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं? दैट इक्वेशंस which is used to find speed, acceleration, velocity, distance of all objects moving with constant acceleration. That equations which is used to find speed, acceleration, velocity, distance of all objects moving with constant acceleration, यानी वो सारी इक्वेशन जो कि किसी जिस्म का एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड, इसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि सारी अजसाम का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम ग्राफ से मदद लेते हैं। ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है। मैंने इस ग्राफ में एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी यानी स्पीड ऑब्जेक्ट का लिया है। और अब मैं इस ग्राफ को इस्तेमाल करके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करूंगा। अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला डेरिवेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इक्वेशन, इसका डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं। दैट इक्वेशन विच रिलेट final velocity Vf in term of initial velocity Vi and acceleration in a time T is called फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी वो इक्वेशन जो कि हमें ऑब्जेक्ट के फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताता है, किस सूरत में? इनिशियल वेलोसिटी की सूरत में और एक्सेलरेशन की सूरत में एक खास टाइम में। यानी ये इक्वेशन हमें ये बताता है अगर हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, इसका एक्सेलरेशन मालूम हो एक खास वक्त में, तो हम इसका फाइनल वेलोसिटी बासानी मालूम करते हैं। ये हमें कौन बताते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम किस तरह करते हैं? तो डेरिवेशन के लिए हम इस ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ है। मैंने एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी या स्पीड लिया है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर एक सड़क है और इस सड़क पर यहाँ पर एक मोटर कार है। तो इसका इनिशियल पोजीशन है O
ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है। मैं सपोज करता हूँ कि इस मोटर कार का वेलोसिटी बिटवीन ओ एंड ए, पॉइंट ओ और ए के दरमियान वी आई है, और ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने ग्राफ में इस वेलोसिटी को पॉइंट ओ और ए से जाहिर किया है, वी आई लिखा गया है यहाँ पे। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो मैं टाइम को भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है बिटवीन ओ एंड ए, ओ और ए के दरमियान इसकी वेलोसिटी वी आई है। अब जब ये मोटर कार पॉइंट ए पर पहुंचा तो पॉइंट ए से आगे अब इसकी वेलोसिटी में क्या आता है, इंक्रीज आता है, यानी चेंज आता है और एक्सेलरेट हो रही है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आता है, इंक्रीज, यानी ये एक्सेलरेट हो रहा है। और जब ये पॉइंट बी पर पहुंचता है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ। तो मैंने ग्राफ में बी डी से फाइनल वेलोसिटी को जाहिर किया गया, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ओ ए इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करता है, बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को जाहिर करता है जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुंचता है। और ओ डी हमारे पास किया है, ये है टाइम, क्योंकि एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है। तो ओ डी के सामने हमारे पास ए सी है, ये भी टाइम को जाहिर करता है। और ओ ए के सामने हमारे पास सी डी है, तो दोनों की लंबाई एक जैसा है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करता है। तो ग्राफ से हमें पता चलता है कि ओ ए हमारे पास किसके बराबर है, ओ ए लंबाई ओ इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करता है ऑब्जेक्ट का, कांस्टेंट वेलोसिटी। बी डी हमें क्या बताता है, बी डी वी एफ फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताता है। ओ डी और ए सी ये टाइम के बारे में बताता है। ए सी या ओ डी ये दोनों इक्वल है लंबाई में, तो ये टाइम के बारे में बताता है, टाइम को जाहिर करता है। लेकिन यहाँ पर जो पोर्शन बी सी है, बी सी ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हम ग्राफ के स्लोप से मदद लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारे पास ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हो तो इसका स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये इसका स्लोप है, तो इस स्लोप से मैं मदद लूँगा। स्लोप ए बी ये हमें क्या बताता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर चेंज या डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, BC है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स पर हमारे पास BC है इस स्लोप के लिए। और चेंज या डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट AC है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप ए बी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन। अब बी सी मैं मालूम करना चाहता हूँ। और ए सी हमारे पास क्या है, ए सी ये टाइम को जाहिर करता है। अब इससे बी सी को निकालने के लिए मैं टाइम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टाइम क्रॉस हुआ टाइम के साथ, और बी सी हमारे पास क्या बचा, बी सी इज इक्वल टू ए टी। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या है, बी सी, ये बी सी अब ए टी के बराबर है, मैंने यहाँ पर लिखा है ए टी, ठीक है। अब ग्राफ से हमें पता चलता है कि बी डी हमारे पास किसके बराबर है, बी डी लंबाई, ये बी डी लंबाई ये बराबर है हमारे पास बी सी प्लस सी डी, यानी जब हम बी सी और सी डी की लंबाई को जमा करें तो इससे सारा टोटल लंबाई कितना आएगा, बी डी आएगा। तो बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी, इसके बराबर है, ठीक है। अब ग्राफ से हमें मालूम है कि बी डी बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, तो बी डी की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर लूँगा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। बी सी की जगह क्या पुट कर लूँगा, बी सी मैंने मालूम किया, बी सी वो ए टी के बराबर है। अब मैंने इसको प्रूव किया कि बी सी पोर्शन ए टी के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने ए टी प्रूफ लगा लिया, लिख लिया, प्लस और सी डी किसके बराबर है, सी डी। तो सी डी ओ ए के सामने है, लंबाई में एक जैसा, ये इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बता दें। यहाँ पर मैंने वी आई लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये किस तरह बनेगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन हमें क्या बताते हैं, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताता है। और ये भी बताते हैं अगर हमें
किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, इसका एक्सेलरेशन एक ख़ास टाइम में मालूम हो, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं बआसानी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये इक्वेशन किस तरह इक्वेशन होता है? दैट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इक्वेशन विच रिलेट distance in term of initial velocity vi and acceleration in a time t is called second equation of motion। यानी वो इक्वेशन जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासले के बारे में बताता है, किस शक्ल में, किस सूरत में, इनिशियल वेलोसिटी की सूरत में और एक्सेलरेशन की सूरत में एक खास टाइम में। यानी अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो और इसका एक्सेलरेशन एक खास वक्त में मालूम हो, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला कवर डिस्टेंस बआसानी मालूम कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करके। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किसी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासले के बारे में बताता है, और आपको ये भी मालूम है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें ऑब्जेक्ट का तय करदा फासले के बारे में बताता है। तो हम ग्राफ के जो नीचे एरिया आते हैं इसको मालूम करके इससे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बआसानी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं इस ग्राफ को इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो एरिया है, एक एरिया हमारे पास OACD रेक्टेंगल का एरिया है और दूसरा एरिया हमारे पास है ABC ट्रायंगल का एरिया है। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल का और फिर ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे और फिर दोनों को जमा करेंगे तो इससे टोटल एरिया निकलेगा और हम इक्वेशन भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड किस तरह मालूम करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों के एरिया को मालूम करके जमा करूंगा। अब डिस्टेंस कवर्ड यानी ऑब्जेक्ट ने कितना फासला कवर किया है इसको इससे मैं जाहिर करूंगा। ठीक है, तो कवर डिस्टेंस को मैंने इससे जाहिर कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो इसकी लंबाई OA के बराबर है, इस रेक्टेंगल का OACD एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई OA के बराबर है और इसकी चौड़ाई OD इसके बराबर है। ठीक है, तो लेंथ पर हमारे पास है OA मल्टीप्लाई विड्थ पर क्या है? OD है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ डिवाइड बाय 2। यानी हम ट्रायंगल का एरिया किस तरह मालूम करेंगे? इसका लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे इसका एरिया निकलेगा। तो इसके लेंथ हमारे पास क्या है? BC है, BC मल्टीप्लाई इसका विड्थ क्या है? AC है, इस ट्रायंगल का AC, और इसको 2 पे डिवाइड करते हैं मोनो पर। ठीक है, तो हमारे पास तय करदा फासला किस तरह होगा? इस इक्वल टू OA किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी VI मल्टीप्लाई OD किसके बराबर है? OD टाइम के बराबर है, प्लस BC किसके बराबर है? BC ये मैंने प्रूव किया, BC AT के बराबर है। AT मल्टीप्लाई AC किसके बराबर है? OD और AC बिल्कुल एक ही है, ये टाइम के बराबर है और इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस इज इक्वल टू VIT प्लस AT और T को मल्टीप्लाई करके इससे AT स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1/2। अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, इस इज इक्वल टू VIT, ये I सब्सक्रिप्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बता दें। मैंने 1 और 2 को पहले लिख लिया और AT स्क्वायर को बाद में लिख लिया।
ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी इक्वेशन हमें ये बताता है कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं अगर हम इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन एक खास टाइम में मालूम हो तो हम इसका तय करदा फासला बासानी मालूम कर सकते हैं। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? दैट इक्वेशन which tells us about distance in term of initial and final velocity and acceleration in a time of t is called third equation of motion. That equation which tells us about distance in term of initial velocity, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म, यानी वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासले के बारे में बताते हैं। किस सूरत में? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की सूरत में इसमें दोनों वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी, शामिल होगी। इनिशियल भी इन्वॉल्व होगा और फाइनल भी इन्वॉल्व होगा, और एक्सेलरेशन एक खास टाइम में। यानी ये इक्वेशन हमें ये बताता है अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो और इसका एक्सेलरेशन हमें एक खास टाइम में मालूम हो तो हम इसका तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं बासानी। अब आते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन जैसा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमें तय करदा फासले यानी डिस्टेंस के बारे में बताते हैं, तो फिर हम जो है ना ग्राफ के नीचे एक एरिया लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ट्राइपीजियम का एरिया लेंगे, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ में इस लाइन को हटा दें तो यहाँ पर एक शक्ल बनता है OABD। ये शक्ल ज्योमेट्री में ट्राइपीजियम कहलाता है, और हम ट्राइपीजियम का एरिया मालूम करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बआसानी प्रूव कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्राइपीजियम का एरिया लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। इस शक्ल को हम ट्राइपीजियम कहते हैं जिसकी दो साइड पैरेलल हो और इसके लंबाई में डिफरेंस हो, तो वो शक्ल हमारे पास हो ट्राइपीजियम कहलाता है। ये शक्ल क्या है? ये ट्राइपीजियम है, ठीक है। इसको दोनों साइड पैरेलल है और इसकी लंबाई में डिफरेंस है, एक स्मॉल है और दूसरा लार्ज है, ठीक है। तो ऐसा शक्ल ट्राइपीजियम कहलाता है, ठीक है। और ट्राइपीजियम के एरिया किसके बराबर है? तो डिस्टेंस कवर को मैं इससे जाहिर करूंगा, और एरिया ऑफ ट्राइपीजियम किसके बराबर है? वो बराबर है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड, यानी दोनों साइड की लंबाई का जमा मैं लूँगा, फिर इससे इसके वेट को मल्टीप्लाई करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों साइड की लंबाई को जमा कर लूँगा। तो इसके दोनों साइड की लंबाई क्या है? OA प्लस BD, ये दूसरी साइड की इसकी लंबाई है BD पोर्शन BD, और फिर इसका चौड़ाई, तो इस ट्रेपेजियम की चौड़ाई ये है, यहाँ पर OD से जाहिर किया गया है। इसकी चौड़ाई है, इसके वेट है, तो वो OD है, ठीक है। उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बाद में इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये है फार्मूला हमारे पास हो ट्रेपेजियम की एरिया का, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसमें मुख्तलिफ वैल्यू को पुट करते हैं ग्राफ से। OA किसके बराबर है ग्राफ में? OVI के बराबर है, ठीक है। BD किसके बराबर है? BD वो फाइनल वेलोसिटी है VF, ठीक है। OD किसके बराबर है? OD और टाइम के बराबर है, और 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस T का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इस मालूम करके इसमें पुट कर लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो मालूम हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन प्रूव किया इज इक्वल टू A प्लस VF मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 2। इस T का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि मैंने अब प्रूव किया V इज इक्वल टू VI प्लस AT।
इस इक्वेशन से मैं टी का वैल्यू निकालूंगा और फिर इस इक्वेशन नंबर 2 मैं पुट कर लूँगा इस टी की जगह। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब दोनों को ए पे डिवाइड करके इससे टी हमें टी निकालता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। ये टी की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन। अब इस टी की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा, ठीक है। मैं इस तरह लिखूँगा इस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर टी मल्टीप्लाई है तो टी की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर लूँगा इस इक्वेशन में। टी की वैल्यू ये है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो इससे किस तरह बने इस इज इक्वल टू 1/2 लिख लिया वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। मैंने 2a को एक जगह लिख लिया, ठीक है। अब 2a को मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। दोनों साइड को 2a मल्टीप्लाई करके 2a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इससे बनेगा 2a इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। इस तरह बना। और आप मैथमेटिक्स से जानते हैं कि जब हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी आ जाए तो ये है तीसरा फार्मूला हमारे पास मैथमेटिक्स है, ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की जगह वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई है। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसको यहाँ पे दोबारा लिखते तो 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का तयकरदा फासला मालूम कर सकते हैं अगर हमें ऑब्जेक्ट के फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो और इसका एक्सेलरेशन हमें मालूम हो। इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मालूम हो और एक्सेलरेशन मालूम हो तो हम ऑब्जेक्ट का तयकरदा फासला बासानी मालूम कर सकते हैं इन सारी इक्वेशन को इस्तेमाल करके। तो ये तीन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन सारे इक्वेशन के इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का तयकरदा फासला, इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन और इसका डिस्टेंस बआसानी मालूम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल होंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। अदरवाइज ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक है। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में और इसके डेरिवेशन के बारे में। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इस टॉपिक के बारे में। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।